Special education, hearing impairment and visual impairment and intellectual disabilities of the Department of the Faculty of Special Education, Dr. Shakuntala Mishra, National Rehabilitation University and other university and colleges running the B.Ed Special Education courses. जिस तरह हम पिछले कुछ दिनों से क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं ऑनलाइन, उसी कड़ी में आज का लेक्चर स्पेशल पेपर BCD 207 यानी इंक्लूसिव एजुकेशन पर आधारित है। आज के लेक्चर में हम पिछले जो लेक्चर्स में हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उनके आगे का हिस्सा हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको पसंद भी आएगा और अगर आप इसको मिस कर जाते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। आप मेरे YouTube चैनल एडुफोनिया पर भी जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये अपलोड हम बार बार कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू। तो पिछले लेक्चर जो हम लोग बात कर रहे थे उससे आगे की स्थिति को आज हम लोग शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे सैलामैंका डिक्लेरेशन के विषय में, सैलामैंका स्टेटमेंट के विषय में। आज हम लोग बात करेंगे विवेको मिलेनियम फ्रेमवर्क। विवेको मिलेनियम फ्रेमवर्क के विषय में बात की जाएगी। जैसा कि मैंने कई बार आप लोगों को ये बताया भी है कि विवेको मिलेनियम फ्रेमवर्क का नाम सैलामैंका का नाम क्यों पड़ा, तो ये निश्चित सी बात है कि जहां पर ये करवाए जाते हैं वहां पर ये उसके हिसाब से नाम पड़ जाता है। सैलामैंका इसलिए उसका नाम सैलामैंका स्टेटमेंट हो गया। विवेको मिलेनियम फ्रेमवर्क जो था वो हुआ है शिंगा, तो जापान में ये एक जगह थी विवेको, तो इसलिए विवेको का नाम पड़ गया, विवेको मिलेनियम फ्रेमवर्क। मैंने पिछली बार आपको ये बताया था कि सैलामैंका स्टेटमेंट आने के बाद और उससे पहले जितनी भी सर एक मिनट, ये रेनू सिंह जो कोई भी है अपना वीडियो ऑफ करें। बेटा किसी की आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है किसी किसी के ऑन भी हैं, मैं देखता हूँ। आप बंद कर दीजिए ना अपनी तरफ से, वो नहीं कर पा रहे वो सब तरफ से नहीं हो पाएगा ना बंद, यही एक दिक्कत है। ऑडियो तो कर दिया मैंने, इसका ऑडियो तो ऑन कर ऑफ कर दिया, रेनू का भी ऑफ कर दिया। मेरा तो नहीं हो गया? नहीं सर आपका नहीं हुआ। रेनू सिंह का ऑडियो ऑफ नहीं हो रहा है इधर से। हो गया? उनका ऑफ नहीं हो पा रहा तो उससे बोल दीजिए जो है रीजन कर ले, फिर से जो है वो सब सही हो गया बेटा, ऑफ हो गया जी सर। चलिए, तो जो हम लोग बात कर रहे थे विवेको मिलेनियम फ्रेमवर्क पे, तो मैंने आपको पिछली बार बताया भी था कि सैलामैंका स्टेटमेंट जब आया तो उस समय जितनी भी बातें हुई हैं वो इस तरीके की बातें हुई कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बच्चों को एजुकेशन दी जानी चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमाका होना चाहिए, बहुत सारी चीजें बात की गई। लेकिन ये कहीं भी नहीं किया गया कि जो उस समय के प्रचलित मॉडल्स थे, चाहे वो चैरिटी मॉडल्स हों, सोशल मॉडल्स हों, क्लिनिकल मॉडल्स हों, मेडिकल मॉडल्स हों, लेकिन इसको एक राइट बेस्ड अप्रोच के रूप में जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी महसूस किया गया कि ये एक अधिकार होना चाहिए बच्चे का कि वो पढ़ सके और डिसेबल्ड बच्चे दूसरे बच्चों के साथ एक क्लास में पढ़ सकें, ये विकलांग बच्चों का अधिकार होना चाहिए। तो बात जब अधिकार की आती है तो अधिकार ऐसे तो नहीं दिया जा सकता जब तक कि उसका कोई डिक्लेरेशन ना किया जाए। तो इसीलिए इस विवेको मिलेनियम फ्रेमवर्क में उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मिलेनियम के लिए एक हम फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं और इस पूरे शतक में यानी 100 सालों में हमें इन सब कामों को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले तो आप भी जान रहे हैं 2-4 सालों के वक्त दिया जा रहा था कि हम कर लेंगे, तो 10 साल तक क्या 50 साल तक कोई काम नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि हम एक मोटा मोटा तौर पर एक विजन अपना तैयार कर लें कि अगले इस शतक में
हम इसको पूरा करें। यानी जो 21वीं शताब्दी है, इस शताब्दी के लिए इन्होंने ये एक फ्रेमवर्क दिया कि हमें जो भी काम करना होगा वो इसके इर्द गिर्द का काम करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें शुरू हुई। 22 मई 2002 को एक विवेको में इस तरीके से ये सब चीजें हुई, और एशिया एंड पैसिफिक डिकेड ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन जो 93 से 2002 तक बनाया गया था, और उसके बाद में 2003 से 2012 तक उसको आगे एक्सटेंड भी कर दिया गया, तो उस पर इन्होंने कहा कि हम इस तरीके से चीज़ों को अडॉप्ट करें कि हम प्रमोट कर सकें इंक्लूसिव एजुकेशन को, बैरियर फ्री एजुकेशन को, या इन्वायरमेंट को, और राइट बेस्ड सोसाइटी को। तो राइट बेस्ड सोसाइटी मतलब जहां अधिकार पूरी तरीके से परिभाषित हो, जहां अधिकारों को पूरी तरीके से बताया गया हो कि भाई ये अधिकार होगा और हमें उन अधिकारों का संरक्षण करना भी होगा। तो इसलिए इन्होंने इस तरीके की चीजों को यहाँ पर लाने का प्रयास किया। तो हम लोग देखेंगे कि विवेको मिलेनियम फ्रेमवर्क में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे करें। तो विवेको मिलेनियम फ्रेमवर्क है क्या? तो अगर हम इसको एक लाइन में कहना चाहें तो इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन दैट फोरसी एन इंक्लूसिव, बैरियर फ्री और राइट बेस्ड सोसाइटी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज all over Asia and the Pacific region in terms of education, employment, economic and social life। मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा फोरम बना जहां पर समेकित शिक्षा, बैरियर फ्री यानी बाधा रहित वातावरण का निर्माण करना, और अधिकार युक्त सोसाइटी, अधिकार युक्त या अधिकार आधारित समाज का निर्माण करने के लिए बात की गई। किसके लिए अधिकार आधारित समाज? पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए एक ऐसा समाज बनाने की कल्पना की गई जो इंक्लूसिव होगा, बैरियर फ्री होगा और राइट बेस्ड होगा। कहां पर काम करेगा? उन्होंने कहा कि यह काम करेगा पूरे एशिया में और प्रशांत महासागरीय इलाकों में, यानी पैसिफिक रीजन में। किस आधार पर काम करेगा? कौन कौन से इनके एरिया होंगे? तो उन्होंने कहा एजुकेशन इसका एरिया होगा, एम्प्लॉयमेंट इसका एरिया होगा, आर्थिक विकास इसका एरिया होगा, और सोशल लाइफ यानी सामाजिक जीवन इसका एरिया होगा। तो जो विकलांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके जितने भी लोग एशिया और प्रशांत महासागरीय इलाकों में रहते हैं, उनके लिए ये जो फ्रेमवर्क है ये बनाया जा रहा है, जिससे उनकी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को इंक्लूसिव किया जा सके, बैरियर फ्री किया जा सकते और राइट बेस्ड सोसाइटी का निर्माण किया जा सके। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। ठीक। तो जापान शिरगा में एक 25 से 28 अक्टूबर 2002 को एक मीटिंग कॉल की गई, जिसे कहा गया हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग। यानी दुनिया की जितनी सरकारें हैं, खासतौर पे जो मैंने बताया एशिया और प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों की, उन देश जितने भी हैं उनकी सब गवर्नमेंट्स की एक मीटिंग बुलाई गई, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की। और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, UNESC जिसे कहते हैं, इसने उसको ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने कहा कि हम आप लोगों की एक मीटिंग बुला रहे हैं जिसमें हम एक डिक्लेरेशन पर बात करेंगे एशिया और पैसिफिक कंट्रीज के लिए, कि जो हमारा डिकेड है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का, जो 93 से 2002 तक चल रहा था और उसको 2003 से 2012 तक बढ़ा दिया गया, हम इसके विषय में बात करेंगे कि ये डिक्लेरेशन डिकेड तक सीमित ना रहे, दशक तक सीमित ना रहे, बल्कि इसको शतक तक कर दिया जाए। और हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, हमारे पास जो लोग हैं, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अभी इस काबिल नहीं है कि जिसे हम 1 या 2 या 10 सालों में लागू इन सब चीज़ों को कर लें। तो हमें इन पर विचार करना पड़ेगा, इसीलिए सब लोग आइए और हम आपसे विचार करना चाहते हैं। बाद में चूंकि शिरगा में जिस जगह पर ये मीटिंग हुई वो एक झील है, वो इलाका एक झील जैसा इलाका है, उसे कहते हैं बीवा लेक। बीवा लेक
तो बीवा लेक झील के आसपास में चूंकि इसको किया गया, कंडक्ट किया गया, तो बाद में इसका नाम बीवा लेक को बिवैको कर दिया गया और बिवैको मिलेनियम फ्रेमवर्क इसका नाम दिया गया। शॉर्ट में हम BMF भी इसे कहते हैं। इसके कुछ मेन उद्देश्य रहे। जिस समय इस फ्रेमवर्क की डिजाइन करने की बात उठी उस समय चूंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि 3 तरीके की चीजें हाईलाइट इसमें की गई, इंक्लूसिवनेस, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट और राइट बेस्ड सोसाइटी। तो इन्हीं 3 चीजों के ऊपर सबसे पहले इन्होंने अपने उद्देश्यों को फोकस किया। बताया कि डिसेबिलिटी से पीड़ित जितने भी लोग हैं उनको डिसेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए और इंक्लूसिव डेवलपमेंट करने के लिए हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। कि डिसेबिलिटी को प्रमोट करने का मतलब यहां पर यह नहीं है कि हम डिसेबिलिटी को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो डिसेबिलिटी से पीड़ित लोग हैं उनको बढ़ावा मिले। ध्यान रखिए, दोनों बातें बहुत अलग हैं। डिसेबिलिटी को बढ़ावा देना और डिसेबिलिटी से पीड़ित व्यक्तियों को बढ़ावा देना। आप बताइए दोनों में अंतर क्या है? बताइए कोई भी। मेरी आवाज पहुंच रही है? कोई भी बताओ। हाँ सर, क्या बोला सर? डिसेबिलिटी को पीड़ित करना सर? डिसेबिलिटी को बढ़ावा देना या डिसेबिलिटी से पीड़ित व्यक्तियों को बढ़ावा देना? डिसेबिलिटीज के पीड़ित व्यक्तियों को बढ़ावा देना। तो पहली वाली बात गलत क्यों है? डिसेबिलिटी को बढ़ावा देना थोड़ा सा फर्क है, इसको समझिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जैसे कई बार आंसर लिखते समय हम लोग शब्दों का चुनाव गलत कर लेते हैं ना, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे वातावरण सर डिसेबिलिटी को बढ़ावा देने का मतलब है सर कि विकलांगता को बढ़ावा देना। वो तो बात हिंदी हो गई। यस सर उससे पीड़ित व्यक्ति की बात करें तो सर जो उससे सर पीड़ित हैं सर वहां पे लोगों की बात की है सर। अगर एक ध्यान दिया जाए तो सर ये तो यही हो गया ना कि जो डिसेबल मतलब जो हमारे डिसेबल पर्सन्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको मतलब सर ये जो डिफेक्ट है सर, ये जो बीमारी है सर, उसको आगे बढ़ाने की बात की जाएगी ना। तुम जो कहना चाह रही हो मैं उसको दूसरे शब्दों में कह देता हूँ। Yes, एक्चुअली जो sir. तुम कहना चाह रही हो वो सही है। ये दूसरे शब्दों में हम कहें डिसेबिलिटी को बढ़ावा देना मतलब हम उन फैक्टर्स को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे डिसेबिलिटी पैदा हो। वो तो हम लोग कोई नहीं चाहते, बल्कि चाहते क्या है कि जो व्यक्ति ऑलरेडी डिसेबल्ड हो चुके उन व्यक्तियों को बढ़ावा दिया जाए जिससे कि वो एक समावेशी वातावरण में काम कर सके। ठीक, तो यहां पर ये बात है, हम व्यक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं ना कि बीमारी को या कंडीशन को। दूसरी बात आती है बैरियर फ्री। हमने एक बात तो कर ली कि भाई लोगों को बढ़ावा दिया जाए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट उनका किया जाए, इंक्लूसिव वातावरण का निर्माण किया जाए, लेकिन उस वातावरण में बाधाएं कितनी आती हैं, उन बाधाओं को हमें कम करना है। तो जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं वो और जो नॉन डिसेबल्ड व्यक्ति हैं वो, उनको एक दूसरे से आप अलग कर दोगे तो ये बाधाएं तो बनी रहेंगी। कम्युनिकेशन की बाधा होगी, अंडरस्टैंडिंग की बाधा होगी, एटीट्यूड की बाधा होगी, कॉपरेशन की बाधा होगी, 85 तरीके की बाधाएं एक दूसरे के साथ आएंगी। भाई मैं जानता ही नहीं, मैंने आज तक कोई डिसेबल्ड व्यक्ति देखा ही नहीं, मैं उसकी मदद कैसे कर पाऊंगा और मैं मदद क्यों करूं? क्या ये मेरा काम है? हर व्यक्ति ये तरीके की बात सोच सकता है क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं, वो जानता ही नहीं है कि डिसेबिलिटी नाम की चीज होती क्या है। उसे लगता है कि कोई एलियन होगा, कहीं से आया होगा। लेकिन जब व्यक्ति एक दूसरे के साथ बैठना शुरू करता है तब उसे ये बात पता चलती है, अरे ये तो यार बिल्कुल हमारी तरीके से ही है। वो ठीक है, कोई एक चीज की कमी हो सकती है लेकिन ये तो आदमी तो हमारी तरीके से यार, ये तो मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ काम, ये तो मैं इनको तो बड़े आराम से समझा भी सकता हूँ, इनसे तो मैं बड़ी अच्छी दोस्ती भी कर सकता हूँ। तो एटीट्यूड बदलेगा, हमारा व्यवहार बदलेगा, हमारे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये था कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट में जो बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स की ही बात नहीं है, जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, जो सोशल बैरियर्स हैं, जो एटीट्यूडनल बैरियर्स हैं, जो पॉलिटिकल बैरियर्स हैं, इन सब बैरियर्स को दूर करते हुए नॉर्मल और डिसेबल्ड पर्सन्स को सेग्रीगेट ना करते हुए एक दूसरे के साथ जोड़ना और उनके बीच में आने वाली बाधाओं को
कम किया जाना इसका मेन उद्देश्य था बीएमएफ का, यानी बिवेको मिलेनियम फ्रेमवर्क का। तीसरी बात आती है राइट बेस्ड सोसाइटी, रीइंफोर्सिंग राइट बेस्ड अप्रोच टू द डिसेबिलिटी इश्यूज। जो भी डिसेबिलिटी इश्यूज हैं उनमें हम राइट बेस्ड अप्रोच की बात करेंगे। राइट बेस्ड अप्रोच की बात हमारी चलनी चाहिए। हमें उनका अधिकारों का संरक्षण करना पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि वो किस तरीके से उनके अधिकार संरक्षित हों। उनको अधिकार दिया जाना चाहिए, वोट देने का अधिकार। डिसेबल्ड व्यक्ति क्या वोट देगा यार, छोड़ो हटाओ, नहीं, उन्हें भी वोट देने का अधिकार होगा, पढ़ने का अधिकार होगा, साथ बैठने का अधिकार होगा। ये जो चीजें हैं इसकी बात की गई। तो राइट बेस्ड सोसाइटी का निर्माण किया जाए, ये भी इसका एक बहुत बड़ा एम था। अब पॉलिसी प्रिंसिपल और पॉलिसी डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो बीएमएफ के ऊपर जब बातचीत हुई और सिग्नेटरी कंट्रीज ने इस पर सहमति जताई कि हाँ भाई हम साइन कर रहे हैं, हम इसको पालन करेंगे, तो क्या पालन करने की बात की गई? उन्होंने कहा कि हम ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे और उन्हें लागू करेंगे जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज को हर एरिया में, खासतौर पे एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में विकलांग लोगों को बढ़ावा देती हूं। ध्यान रखिएगा, ये प्रिंसिपल है और पॉलिसी डायरेक्शन है कि विकलांग लोगों को एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करना और उसमें उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए पॉलिसीज बनाना और उसे लागू करना। ये पहला हमारा डायरेक्शन था। दूसरा था सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिसेबल्ड पीपल एंड कंसल्ट देम व्हेन कंस्ट्रक्टिंग द न्यू पॉलिसीज। अगर कोई भी देश नई पॉलिसी बनाएगा तो अगर वो डिसेबल्ड लोगों से संबंधित है तो कोई भी नई पॉलिसी बनाने से पहले डिसेबल्ड लोगों को भी राय मशवरा किया जाएगा, उनकी भी राय ली जाएगी, उनकी भी ओपिनियन ली जाएगी, कंसल्टेशन ली जाएगी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर वो कोई भी पॉलिसी बना रही है, नई पॉलिसी, तो उसमें लोगों का ध्यान रखा जाएगा। जैसे मैं एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक मुकदमा या एक केस आता है किसी पुलिस स्टेशन में या किसी कोर्ट में, और उसमें ये कहा जाता है कि साहब ऐसे ऐसे एक घटना हुई लेकिन उसका एक चश्मदीद गवाह भी है। और ठीक है भाई, ले आओ, आई विटनेस कौन है? तो एक बच्चे को आई विटनेस के तौर पर लाया गया या एक आदमी को आई विटनेस के तौर पर लाया गया कि साहब इसने मर्डर होते हुए देखा है या घटना होते हुए देखी है, आप इसका बयान ले लो। जब कोर्ट ने कहा हाँ भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम बताओ जरा क्या मामला है, तो पता ये चला कि वो व्यक्ति डेफ है। वो अपना बयान कैसे देगा? अब हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आई विटनेस तो है लेकिन वो घटना के बारे में बता नहीं सकता, तो उसे बाहर निकाल दो। कह भाई उसकी गवाही मानी नहीं जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि वो अपनी बात को बता नहीं सकता। अगर हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि केस कमजोर पड़ जाए या किसी दूसरे के खिलाफ चला जाए। तो हमें सही बात जानने का हक है। ऐसी स्थितियों में गवाहियां तो पहले भी होती रही हैं, गवाहियां बाद में भी होती रहेंगी। पॉलिसी तो है, लेकिन इस पॉलिसी में अमेंडमेंट कैसे किया जाए, तो ये चीज जोड़ी गई कि भले ही चाहे वो डेफ ही क्यों ना हो, अगर उस डेफ की गवाही इंपॉर्टेंट है और उस जगह पर लिया जाना जरूरी है तो उसे ऐसा इन्वायरमेंट या ऐसा सहूलियत प्रोवाइड की जाएगी जैसे इंटरप्रेटर की मदद। तो इंटरप्रेटर्स वहां पर दिए जाएंगे जिससे कि वो अपनी बात इंटरप्रेटर्स के माध्यम से कोर्ट के सामने रख सके। और ऐसा होता है तब हमारे इंटरप्रेटर्स जाते हैं और उसकी बात सुनते हैं और उनके गवाहियां वगैरह हो जाती हैं। ऐसे ही कई केस हैं जिसमें खुद डिसेबल्ड लोग भी विक्टिम हो जाते हैं, विक्टिमाइज हो जाते हैं। उन्हीं के खिलाफ कोई अपराध हुआ हो और वो अपनी बात को कह पाने में जब जाएंगे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने तो भगा देगा, उसकी समझ में नहीं आता क्या हुआ। एक था अभी कुछ साल पहले एक किसी लड़की का था केस, वो रेप केस में फंस गई थी। तो उसका चक्कर था कि उसे पुलिस स्टेशन से भगा दिया गया क्योंकि उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सर, वो बस वाली ना सर?
नहीं, बस वाला भी था और अभी कुछ दिनों पहले भी अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में फिर आई थी पुलिस, तो उन्होंने कहा कि हमें आपके यहाँ से कोई इंटरप्रेटर चाहिए। तो इंटरप्रेटर एक गया और उस इंटरप्रेटर के आधार पर उस बच्चे के बयान लिए गए, तब वो रिपोर्ट लिखी गई। वो पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि साहब हम, ऐसा नहीं है कि हम भगा देंगे, लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम तो समझ नहीं पा रहे ना कि ये कहना क्या चाह रहा है, तो इसीलिए हमने भगा दिया, हम इससे माफी मांग रहे हैं भाई। वो पुलिस वाले भी अच्छे थे बेचारे, इंस्पेक्टर रैंक के थे, उन्होंने उसी के सामने फिर इंटरप्रेटर भी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम माफी मांगते हैं कि हम बेटा समझ ही नहीं पाए, तो हम कैसे लिख लेते, आज हम समझ गए, अब हम लिख लेंगे। और 24 घंटे के अंदर उन्होंने उस विक्टिम को गिरफ्तार भी किया, जो आरोपी था, सस्पेक्ट था जो। तो खैर ये एक चीज होती है। तो कहने का मतलब है कि नई पॉलिसीज हैं तो हमें लोगों का राय मशवरा भी करना पड़ेगा। अभी ये बात किसने कही होगी कि साहब हमारी बातों को तो आप ऐसे इंटरप्रेटर के थ्रू से भी बता सकते हो, तो किसी विकलांग व्यक्ति ने ही बताया होगा, तो इस तरीके की चीजें जोड़ी गई। तीसरी बात आती है जो पॉलिसी डायरेक्शन है कि इंश्योर एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा ऑन द स्टैटिस्टिक्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। डिसेबिलिटी पॉपुलेशन को स्टैटिस्टिक्स जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो बहुत ही रिलायबल होनी चाहिए, उलाऊ तुक्का बात नहीं होनी चाहिए कि मतलब कुछ भी बोल दिया। कितने बच्चे होंगे अपने यहाँ, मतलब डिसेबल्ड पॉपुलेशन होगी 50% के आसपास। तो भाई कौन से तीर तुमने मार दिया, ये 50% बताया कैसे तुमने, ये तो बताओ। कारण क्या है, ये उल्टी सीधी बात करने का हमारा मतलब क्या है? ये मतलब ये है कि अगर हम कहीं पर 50% बोल देते हैं तो हमें सहूलियतें बना देते समय, उनको पॉलिसीज बनाते समय 50% को ध्यान में रखते हुए कोई चीज को निर्माण करना पड़ेगा। अगर 10% है तो हम 10% के हिसाब से पॉपुलेशन को बजट एलोकेशन हम करेंगे। मान लो 10% कोई पॉपुलेशन है और हमने 50% के हिसाब से बजट एलोकेशन कर दिया, तो बजट तो बेकार चला जाएगा। तो ये गवर्नमेंट के सामने बड़ी भारी दिक्कतें होती है। गवर्नमेंट के पास कोई पेड़ तो लगा नहीं है कि पैसा हिला देगी और तोड़ेगी, वो तो इसी पैसे को रोटेट करते हैं, हमारे और आपके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे जो भी हम बात करें, रिलायबल डेटा की बात करें, तो पॉलिसी बनाते समय हमारे पास किन किन चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा, हमारे प्रायोरिटी एरिया कौन कौन से होंगे, इसके विषय में भी कुछ बातें की गई विवेको मिलेनियम फ्रेमवर्क में। जिसमें से पहला जो प्रायोरिटी थी वो उन्होंने कहा सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस, कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और उनकी जो रिलेटेड फैमिलीज हैं, पेरेंटल एसोसिएशंस हैं, उन सबको मिलाकर एक सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाना चाहिए, जिससे कि लोग एक दूसरे के काम आ सकें। आपको याद होगा नेशनल ट्रस्ट एक्ट जब बना तो वो उसका एक बड़ा अच्छा काम था कि जो मेंटल रिटार्डेड या आईडी बच्चा है, उसके माँ बाप जब तक हैं वो तो उसका देखभाल कर लेंगे, जिस दिन माँ बाप नहीं रहेंगे उस बच्चे की देखभाल करेगा कौन? उस बच्चे को कोई भी अडॉप्ट करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो मेंटल रिटार्डेड है और उनकी देखभाल करना बड़ा हिम्मत का और बड़ा पेशेंस का काम है। तो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति उसको शायद अडॉप्ट करना संभव नहीं होगा। तो क्या करें, उसको अनअटेंडेड छोड़ दें, सड़कों पर मारा मारा फिरने दें, जहर दे दें, करें क्या? ये एक बड़ी समस्या सामने आई। तो इसका एक तोड़ ये है कि किसी एक फैमिली में एक मेंटल रिटार्डेड बच्चा है और वो उसकी देखभाल करते हैं। क्या अगर उनके पास एक और कोई मेंटल रिटार्डेड बच्चा आ जाए या उनको ये कह दिया जाए कि भाई साहब इसका भी पड़ोस में थोड़ा सा ध्यान रख लेना, तो क्या वो ध्यान रख सकता है? आंसर आता है हाँ, वो आराम से ध्यान रख सकता है, क्योंकि बेसिक टेक्निक वो इस्तेमाल अपने बच्चे के साथ करता है, तो उसके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं कि ऐसे बच्चों के साथ में वो तो ध्यान रख लेगा। लेकिन करेगा कौन? इसीलिए वहां पर पेरेंट्स एसोसिएशंस की बात आई, वहां पर पेरेंट्स को मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करने की बात आई कि सारे पेरेंट्स एक मेंबर होंगे और अगर किसी के साथ में कुछ हो जाता है तो उसकी देखभाल भी वो लोग करेंगे। ठीक है, 1 मिनट जरा होल्ड कर लीजिए, मैं एक फोन आया, जरा इनको बता।
हेलो हेलो। यस सर। हाँ, आवाज आ यस रही है? सर यस हाँ, सर यस सर एक मिनट बस शुरू करता हूँ। सैनिटाइजर मेरे पास ले आना जरा। तारीख आज कौन सी हो गई? 29। हाँ, तो हम लोग किस पे बात कर रहे थे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे बनाया जाए। तो वहां पर हमने नेशनल ट्रस्ट एक्ट में भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, और इसी तरीके से, हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर यस सर। यस सर। तो इसी तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप विवेको मिलेनियम में बनाने की बात की गई कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए जिससे कि लोग अपनी मदद खुद भी कर सकें और पेरेंट्स एक दूसरे की मदद कर सकें। तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट में जो पेरेंट्स की एसोसिएशन बनी, उसमें होता यह था कि अगर एक पेरेंट के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो एसोसिएशन के बाकी के लोग उस बच्चे को संभालने में लग जाते हैं, तो सब मिल बांट के काम हो जाता है, तो उस बच्चे की भी अच्छी देखभाल हो जाएगी और अपने अपने बच्चों की भी देखभाल कर ही लेते हैं सब। तो इस तरीके से एक बात हुई। तो इसी तरीके से एसोसिएशंस जो और काम कर रही हैं वो भी इसके साथ में जुड़ सकती हैं। दूसरी बात आई जो हमारा प्रायोरिटी एरिया था कि हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बना दिए, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो डिसेबिलिटीज में और भी ज्यादा स्थितियां खराब हो जाती हैं। एक तो डिसेबल्ड व्यक्ति की खुद की जिंदगी जैसी भी है, वो तो अपने हिसाब से परेशान है, अच्छा है, जैसा भी करें, लेकिन ये स्थिति शायद और खराब तब हो जाती है कि जब पर्सन विद डिसेबिलिटी एक लड़की हो, एक स्त्री हो। मेंटल रिटार्डेशन में ये स्थितियां और ज्यादा खराब स्तर पर नजर आती हैं। हालांकि नजर वो सभी में आती हैं, चाहे वो डेफ हो, चाहे वो ब्लाइंड बच्चों में हो, चाहे वो किसी और प्रकार की डिसेबिलिटी में भी हो, लेकिन वुमेन विद मेंटल रिटार्डेशन ये बड़ी और खतरनाक स्थिति नजर आती है। और ज़्यादातर आपने सुने होंगे बड़े अपराध भी होते हैं और इस तरीके की चीज़ें भी हैं। तो कहने का मतलब है कि बड़ी खराब स्थिति है। तो इनका प्रायोरिटी एरिया ये था कि हम बेसिकली फोकस भी करें वुमेन विथ डिसेबिलिटीज पर भी, अलग से भी उस पर फोकस रखा जाए, जिससे कि हम इस पर कोई एक्शन ले सकें, कोई एक्शन या फ्रेमवर्क हम बना सकें। तीसरी बात आई अर्ली डिटेक्शन, अर्ली इंटरवेंशन एंड एजुकेशन। अगर आप लोग कहीं नोट कर रहे होंगे तो उसको नोट जरूर करते रहिएगा, नहीं भी कर रहे होंगे तो कम से कम रिकॉर्डिंग अगर आप लोगों के पास है तो इसको सुन भी समझ भी लीजिएगा। अर्ली डिटेक्शन, अर्ली इंटरवेंशन एंड एजुकेशन, तो ये तो बहुत क्लियर बात है कि डिसेबिलिटी का जब तक अर्ली डिटेक्शन नहीं होगा, अर्ली इंटरवेंशन नहीं होगा, तब तक उसकी एजुकेशन का स्थिति बड़ी खराब होने वाली है। तो अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन पर ही मेन फोकस इन्होंने करने के लिए बात की, ये प्रायोरिटी एरिया होना चाहिए। फिर एक और बात आती है ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी शामिल हो, वो भी हमारा प्रायोरिटी एरिया है। क्योंकि हमें सिखा देना, एजुकेशन दे के केवल इस बात पर निर्भर कर देना कि जब नौकरी निकलेगी तब बच्चा नौकरी करने जाएगा, तो 10-20 साल में कोई एक नौकरी निकलती है, उसमें हुआ नहीं हुआ, तब क्या करेगा? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बहुत जरूरी है। और ऐसे कौन से एरिया हो सकते हैं जहां पर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बच्चों को भेज सकते हैं या खुद का एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए उनको मदद कर सकते हैं? तो ऐसे एरिया भी हमें आइडेंटिफाई करने होंगे, ये भी हमारा प्रायोरिटी एरिया है। फिर पांचवा आता है एक्सेस टू बिल्ड एनवायरनमेंट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हम बिल्डिंग्स बनाएं, हम घर बनाएं, हम कोई भी सोशल गैदरिंग के लिए स्थान बनाएं, रोड सड़कें बनाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हमारा, तो ये डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं होता आमतौर पर। तो मिलेनियम फ्रेमवर्क में ये कहा गया कि हमारा प्रायोरिटी एरिया है कि हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। फिर बात आती है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन भी डिसेबल्ड फ्रेंडली हो, खासतौर पर आईसीटी का इस्तेमाल करते हुए। तो आपने देखा होगा सन 2002 के बाद में, बल्कि 2005 के बाद में जो कंप्यूटर्स आने लगे, उन कंप्यूटर्स में एक्सेसिबिलिटी फीचर्स दिए जाने लगे। ब्लाइंड बच्चों के लिए स्क्रीन रीडर्स के रूप में भी चीज़ें आने लगी।
आपके कंप्यूटर में ही इस तरीके की चीज़ें हैं कि आप उसको मैग्नीफाई करके देख सकते हो, लार्ज प्रिंट पे देख सकते हो, लार्ज मैग्नीफिकेशन पे कर सकते हो। डेफ लोगों के लिए भी कोई सारी चीज़ें आने लगी कि वो एक्सेस हो जाता है, बोल के बताने लगता है, एक एक अक्षर को अलग अलग बताने लगता है। तो ये सब हियरिंग एड लगाने वालों के लिए हियरिंग एड्स के साथ में कंपैटिबिलिटी आने लगी। हियरिंग एड को भी लूप इंडक्शन सिस्टम की जगह एफएम वाला करने लगा, अब तो वायरलेस वाले आने लगे। कहने का मतलब ये कि आईसीटी का इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, उनमें भी हम आईसीटी का इस्तेमाल करते हुए डिसेबल्ड लोगों के लिए फ्रेंडली करना चाहते हैं। ब्लाइंड बच्चों के लिए हम वॉइस ओवर प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं कि वॉइस ओवर भी उनका आना चाहिए, रेडियो पे बजेगा, सुन लेंगे, समझ लेंगे, टीवी पे विजुअल्स देख के डेफ बच्चे भी समझ लेंगे। तो इस तरीके की जो मल्टी मोडालिटीज होनी चाहिए इंफॉर्मेशन को देने के लिए, कम्युनिकेशन को देने के लिए, वो हमारी प्रायोरिटी एरिया होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये भी चीज़ों के ऊपर हमें विचार करना होगा। फिर बात आती है 7th जो प्रायोरिटी एरिया था, वो था पॉवर्टी एलिवेशन थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग, सोशल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोग्राम्स। बड़ा इंपॉर्टेंट काम है पॉवर्टी एलिवेशन। विकलांग बच्चों की जो खास तौर पे आप देखेंगे कि स्थितियां बड़ी खराब होती चली जाती हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है नहीं। तो खुद की कैपेसिटी बिल्डिंग हो। भैया नहीं है तो क्या ये जिंदगी भर ये थोड़ी बैठे रहेंगे हम कि कोई आएगा हमें नौकरी देगा तब हम नौकरी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तब क्या होगा, कैसे जीवन गुजारा करेगा? तो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात आई। कुछ ऐसे स्किल प्रोग्राम हो कि जिनसे कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए काम सीख सकें और उस काम के आधार पर हम कुछ पैसा कमा सकें। आज जो हम स्किल डेवलपमेंट वाली बात कर रहे हैं, विवेको मिलेनियम फ्रेमवर्क में इसी को कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम से दिया गया था। अब उसे स्किल डेवलपमेंट के तरीके से हमने नया नाम दिया हुआ है। हमने नहीं, मतलब दिया हुआ तो ये इंटरनेशनल लेवल पर ही है, तो सभी को वो बदलना पड़ता है अपनी अपनी चीज़ों को थोड़ा बहुत, कि हम स्किल डेवलपमेंट करवाएं, कि कैपेसिटी बिल्डिंग करवाएं, तो कैपेसिटीज खुद की डेवलप हो जाएं। क्या क्या काम कर सकते हैं भाई, हम ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस तरह डेवलप की जाती हैं। खैर, तो प्रायोरिटी एरिया में उन्होंने ये इन सब चीज़ों को दिया। इस प्रायोरिटी एरिया के हिसाब से चूंकि हर एक प्रायोरिटीज को डिफाइन किया गया है, अब उस प्रायोरिटी एरिया में 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि हम उस प्रायोरिटी को, कि हमें ये करना होगा साहब, ठीक है सबसे पहले तो हम ये करेंगे। कर लो, करोगे कैसे? इसका मतलब है कि हमें जब करना पड़ेगा किसी काम को, तो हमारे सामने 3 चीज़ें सामने आती हैं, 3 फैक्टर्स हमारे सामने आते हैं। पहला कि इश्यूज क्या हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, क्रिटिकल इश्यूज कौन कौन से हैं जो हम अगर ये काम शुरू करें तो हमारे सामने आएंगे। दूसरा, हमारा टारगेट हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई हम इतना काम अब तक कर लें और इस समय तक इतना काम निपटा लें। फिर उस काम को निपटाने के लिए हमें कौन कौन सा काम करना पड़ेगा, एक्शन क्या क्या लेना पड़ेगा, है ना। एक व्यक्ति है, हमारे प्रायोरिटी एरिया है, सपोज मैं तुम्हें इस एक एग्जांपल से बता देता हूँ। हमारा अभी प्रायोरिटी है कि आप लोगों का एग्जाम करा दिया जाए, जिससे कि बच्चे सेकंड सेमेस्टर हो, फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड हो, कोई भी हो, उससे निकल के बच्चे आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ें। ये हमारा एक मेन प्रायोरिटी है कि एग्ज़ाम किसी तरीके से हो जाए। तो प्रायोरिटी एरिया तो हमारा क्लियर हो गया कि एग्ज़ाम कराना है। इसके लिए क्रिटिकल इश्यूज क्या है? क्रिटिकल इश्यूज है हमारा सिलेबस पूरा हुआ कि नहीं हुआ, प्रैक्टिकल पूरे हुए कि नहीं हुए, कितना पूरा हो चुका है, कोरोना चल रहा है, विश्वविद्यालय बंद है, इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस भी बंद हैं, हम कैसे करवाएं, ऑनलाइन करवाएं कि ऑफलाइन करवाएं, है ना, साथ बिठाल के कराएं कि दूर दूर बिठाल के कराएं। अगर हम दूर दूर बिठाल के कराते हैं तो क्या हमारे पास उतनी जगह है कि हम दूर दूर बिठाल के एक साथ एग्जाम ले लें, सब बच्चों के एक साथ एग्जाम लें, या लेवल वाइज अलग अलग ले लें, पीजी को एक बार निपटा दें, ग्रेजुएशन को एक बार निपटा दें, डिप्लोमा से एक बार निपटा दें। तो ये चीज़ हुई। तो ये हमारे कई सारे इश्यूज आएंगे। फिर हमारा टारगेट क्या है? टारगेट हमने तय कर रखा है कि यार कुछ भी हो जाए, जुलाई या अगस्त तक मैं एग्ज़ाम करा दूँ। ठीक है भाई, हमने जुलाई अगस्त तक कराने की बात कर दी। अब ये जुलाई और अगस्त तक के एग्ज़ाम कराने के लिए मुझे एक्शन कौन सा लेना पड़ेगा? पहले तो मैं कोर्स ख़त्म करूँ,
फिर मैं ये भी तय कर लूँ कि ऑनलाइन कराऊँ कि ऑफलाइन कराऊँ। ऑनलाइन कराऊँ तो मेरे क्वेश्चन पेपर कैसे बनेंगे, क्या मैं इसमें सिलेबस को रिलैक्स करूँगा, क्या मैं 100% सिलेबस को पूरा करवाने की बात करूंगा या 80% या 60%, किस पर बात करूंगा, उसके लिए बच्चों को तैयार कैसे करेंगे, हमारे पास प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, गूगल मीट से हम एग्जाम लेंगे कि जूम से लेंगे कि वेबएक्स से लेंगे, किससे लेंगे। कहने का मतलब हम बहुत सारे एक्शंस को लेना शुरू करते हैं। तो एक एक करके अगर हम बात करें तो पहला था हमारा जो टारगेट था, सॉरी जो एक्शन प्रायोरिटी थी, वो थी हमारी सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन। इशू क्या थे कि डिसेबल्ड जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट चाहिए, उनको इंफॉर्मेशन भी चाहिए, उनको एडवोकेसी भी चाहिए, जो कि नहीं है। ये हमारे सामने बड़ा इशू है। सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन तो हम बना लें, लेकिन उनको सपोर्ट, इंफॉर्मेशन और एडवोकेसी कैसे मिलेगी। तो टारगेट आ गया कि हम गवर्नमेंट की मदद ले सकते हैं, हम इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज की मदद ले सकते हैं, हम लोकल एनजीओज की भी मदद ले सकते हैं कि लोकल लोग अपने लोकल जगह पर उनको इस तरीके के सपोर्ट प्रोवाइड करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, एडवोकेसी प्रोवाइड करें। तब हमारा एक्शन क्या होगा कि इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज एंड एनजीओ शुड गिव फंडिंग एंड अदर्स टू द डिसेबल्ड पीपल। तो हम वहां से फंडिंग हम लेकर आए और इस तरीके से हम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि मैंने आपको इस तरीके की 2-3 चीजें जिस तरीके से हम इसको कर सकते हैं वो हमने कोशिश की कि आपको पता चले। ये जो बीएमएफ है, बिवेको मिलेनियम फ्रेमवर्क, इसने कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई कि हम टारगेट्स को किस तरीके से अचीव करें। तो इन्होंने पहले शॉर्ट टर्म टारगेट बनाए और लॉन्ग टर्म गोल्स को डिसाइड किया। इन्होंने कहा कि हर देश एक नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बनाए, कम से कम 5-5 साल करते हुए डिसेबिलिटी के ऊपर, पहले 5 साल के लिए, फिर उसको रिव्यू करे कि भाई हमारे कितने पूरे हुए, कितने नहीं हुए, जो कमी रह गई वो अगले 5 साल में कंप्लीट करो और फिर नए बनाओ टारगेट। तो इस तरीके से हर 5 साल के बाद में इनके शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए। दूसरा, राइट बेस्ड अप्रोचेस को डिसेबिलिटी इश्यूज को प्रमोट करना चाहिए। अब उस प्रमोशन के लिए वो क्या करेंगे, हो सकता है कि कुछ स्पेशल टाइप की चीज़ें के डिसेबिलिटीज के बारे में अवेयरनेस फैलाएं। अवेयरनेस फैलाने के लिए हो सकता है करिकुलम में शामिल करें, छोटे बच्चों के ही करिकुलम में शामिल करें, कहानियों को हम मॉडिफाई करें, हर तरीके की चीज़ों में हम केवल गरीब और उनको इस तरीके के ना दिखाएं कि वो बहुत मजबूर किस्म के हैं। हम कई बार ऐसी भी चीज़ें दिखाएं कि जहाँ पर हमें उनके सपोर्ट और उनके स्ट्रेंथ का पता चले। और यही कारण है कि जब आप फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे इस तरीके की छोटी छोटी फिल्में देखते हैं जहाँ पर डिसेबल्ड लोगों को बड़ा पावरफुल दिखाया गया है ना। एक आपने देखा होगा फेसबुक पे भी अक्सर शेयर होता है कि एक आदमी है, भीख मांगने के लिए वो क्या करता है, अपने पैर को मोड़ के एक लकड़ी से बांध लेता है और भीख मांग रहा है। वो एक कार के आगे हाथ फैलाता है और कार में से एक आदमी निकलता है जो कि वास्तव में व्हील चेयर पे बैठा हुआ है और व्हील चेयर पे चल के जाता है, वो इसको भीख देता है। इसको इतनी शर्म आती है कि मैं दोनों पैर हैं मेरे और मैं भीख मांग के, मतलब ढोंग करके भीख मांग रहा हूँ और इस व्यक्ति के साथ में तो एक्चुअली परेशानी है, लेकिन ये देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है और कितना अच्छे तरीके से अपना काम कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस वो तुरंत अपना भीख मांगने का धंधा छोड़ देता है और फिर अपना चलता हुआ चला जाता है। अब वो मेहनत करेगा। तो ये जो पॉजिटिव स्टोरीज हैं, ये जो सक्सेस स्टोरीज हैं, ये क्यों आ रही हैं? सर हमारे दूसरी क्लास में टाइम हो गया है। बिल्कुल, मैं अभी बस खत्म ही कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें मैं इसका एक आपको भेज रहा हूँ, इसके साथ में शेयर कर दूंगा, तो वो भी चीज आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, ठीक, चलिए ठीक है सर। एक क्वेश्चन तो सर वुमेन डिसेबिलिटी से सर है सर, मैं कल पूछूंगा सर। कल पूछ लेना, कल पूछ लेना।